हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.26। तो ये काफ़ी इजी है। इसमें हमने आई नॉट को फाइंड आउट करना है थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है जी, लिखा हुआ था फाइंड आई नॉट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप सबको बताया हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम था, यानी कि थेवेनिन्स एक ऐसा इंजीनियर था, दर्जी टाइप सा, मेरा मतलब कि तरीकाकार है आप लोगों को समझाने का। उसने कहा कि आप एक बड़े से बड़े सर्किट को भी कह लें कि आसान से आसान बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप कोशिश करें कि आप यानी कि अगर बड़े से बड़ा सर्किट होता है उसको कट लगा लें, और प्रीवियस से यानी कि अगर आपका इतना बड़ा सर्किट है, ठीक है, मेरे यानी कि इस पूरे पेज पे पूरा आ रहा है, तो आप क्या करो, उसका हाफ पहले सॉल्व कर लो। यानी कि उस हाफ पे कट लगा के, जहां पे कट पॉसिबल हो, कट लगा के आपने क्या करना, उस हाफ को सॉल्व करना है। यानी कि उसके क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना है। जहां पे कट लगाना है वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करोगे, और दूसरे नंबर पे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ये कहना था थेवेनिन्स का। तो ये मैं बार बार रिपीट करता हूं हर एक क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, ये जो सर्किट आ गया, अब मैं बच्चों को ना सारा कंसेप्ट क्लियर करके देना चाहता हूं। देखें, ये जो सर्किट आ गया, यहाँ पे आउटपुट तो आपको पता है हमें रखनी पड़ती है, मतलब कि आउटपुट ही असल में कट करनी पड़ती है थेवेनिन्स थ्योरम में। वैसे हम अक्सर उसको ज़्यादा इजी रखने के लिए कहीं और कट लगा के आसान बना लेते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे आउटपुट एक ऐसी जगह पे आ गई है कि उसके अलावा मैं किसी और चीज़ पे कट लगा ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वायर को कट लगाता हूँ, ये तो सर्किट ही अजीब सा हो जाएगा, मतलब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ये सर्किट रहेगा ही नहीं। तो लिहाजा मुझे एग्जैक्ट फिर यहीं पे कट लगाने होंगे, यानी इस वायर को बीच में से रिमूव करके यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन करने होंगे, और फिर रेजिस्टेंस वगैरह की कहानी आएगी। देखो बच्चों, अब मैं इसका सर्किट ड्रा करने लगा हूँ। यानी कि बच्चों मेन कंडीशन ये है, आपने डायरेक्ट पॉइंट उसको मतलब कि उस वायर को कट करना होता है जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए होती है। हमारी आउटपुट देखें आई नॉट है, तो हमने उस वायर को कट कर दिया है। और एक आपके पास फैसिलिटी होती है थेवेनिन्स की जानिब से, अगर आप चाहो तो, यानी कि अगर आपके पास पॉसिबल कंडीशन हो कि आप उसके अलावा कहीं पे कट लगा सको, तो आप लगा सकते हैं। ये थेवेनिन्स का फायदा था। तो ये देखो, ये 4 मिली एम्पेयर की करंट आ गई। ठीक है, उसके बाद जी ये देखिएगा, आपको काफ़ी सिंपलीफाई करके मैं ये सर्किट समझा दूंगा। ये सर्किट है ही काफ़ी इजी बच्चों, आप चाहो तो लूप एनालिसिस से सॉल्व करो या जिससे मर्जी करो, ये मुझे काफ़ी इजी लगा देखने में। ये देखें, ये आ गया आपका 2 मिली एम्पेयर का सोर्स, वो जो नज़र आ रहा है आपको, और ये आ गया आपका 1 किलो ओम का रजिस्टर। ओके हो गया। और उसके बाद ये आपका लगा हुआ था 2 किलो ओम का रजिस्टर, और ऐसे ही ये वायर जाती है, और कुछ इस तरह से आगे हमारा एक करंट सोर्स अटैच है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या चीज़ अभी बीच में लगाई नहीं है। 6 मिली एम्पेयर। ये देखो बच्चों, मैंने जो वायर कट किया है, उसने थेवेनिन्स का कहना था जिस वायर को आप कट करेंगे, जिस चीज़ को सर्किट में से ख़त्म करेंगे, वहाँ पे आपने ओपन सर्किट यानी कि ओपन पोल लगा देने हैं, और वहाँ पे फिर आपने वोल्टेज मेंशन कर देना है। और ये हमारे वोल्टेज आगे देखें, प्लस माइनस वीओसी। ठीक है बच्चों, ये वीओसी वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो इनको फाइंड आउट मैं कैसे कर सकता हूँ? अब बच्चों मेरे पास काफ़ी कंडीशंस है। मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ, लूप एनालिसिस कर सकता हूँ। तो लूप एनालिसिस मेरे लिए ज़्यादा आसान है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक लूप में देखो साइड साइड पे, यानी कि 2 लूप्स के सेंटर में कोई करंट सोर्स नहीं आ रहा, सबके साइड साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ है। तो लूप एनालिसिस टेक्निक अगर मैंने लगा दी, तो मुझे करंट्स की वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाएगी, लूप के अंदर जो फ्लो कर रही होंगी। डायरेक्ट मुझे बस यहाँ पे एक छोटा सा लूप लेके वीओसी के लिए काम करना होगा, और मेरा काम डन हो जाएगा। देखें, मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 लूप है, क्योंकि ये ओपन है, ये वायर ओपन है, ये 2 लूप नहीं बना सकती, ये सिर्फ एक लूप है, क्योंकि ये वायर ओपन है, इसमें करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। इस वायर को मैं बाद में क्लोज करके इक्वेशन बनाऊंगा वीओसी की। तो ये देखो बच्चों, एक ये आ गया हमारे पास लूप, यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली क्लॉकवाइज। ठीक है, एक ये लूप हमारे पास है, यहाँ पे भी मैंने एक करंट ले ली। हर एक लूप में आपने करंट फ्लो करवा देनी है। ये I2 होगी, I1 होगी, ये और ये I3 होगी, जो कि बच्चों देखो अभी VOC बीच में सेंटर में मतलब कि ओपन है, यानी कि इस वायर में करंट नहीं जाएगा, सारा इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करता रहेगा। ठीक है, ये I3 हो गया। अब मैं इन सब की वैल्यूज आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। देखें, I1 और ये 2 मिली एम्पेयर, अब ये एक साइड पे लगा हुआ सोर्स, इनकी डायरेक्शन जरा चेक कीजिएगा। I1 भी ऐसे ऊपर को जा रही है, और ये 2 मिली एम्पेयर करंट भी ऊपर को जा रही है। तो I1 किसके बराबर हुआ? 2 मिली एम्पेयर के। और इसी तरह से अब बच्चों हम आते हैं I2 की तरफ। देखो, I2 की जो करंट है वो जा रही है, अगर इस करंट सोर्स से देखा जाए, ये भी एक साइड पे लगा हुआ है, वो जा रही है राइट साइड को, और ये भी राइट साइड को जा रही है। डेट्स में दोनों की वैल्यू सेम होगी। I2 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अब यहाँ पे आ जाओ I3 पे। I3 इज इक्वल टू,
ज़रा देखें बच्चों, ये करंट सोर्स भी एक साइड पे लगा, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा। तो I3 भी इसमें से फ्लो करके जाती है। अब देखें I3 जाती है डाउनवर्ड, जबकि ये अपवर्ड जा रही है, यानी कि I3 अगर हम यहाँ पे ऐसे घुमा के लाएं तो ऐसे डाउनवर्ड जाएगी, जबकि ये अपवर्ड जाएगी। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगी, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा I3 इक्वल होगी -6 मिली एम्पेयर के, बिकॉज इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा -6 मिली एम्पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ सब याद कर लें, ये आपके बहुत काम आता है हर पॉइंट पे, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो चलिए अब डायरेक्ट VOC कैलकुलेट होगी, ज़रा देखिएगा। अब ये मैं बच्चों को समझाने के लिए हमेशा ऐसे छोटे छोटे सर्किट ड्रा कर देता होता हूँ, ये अभी आपके सामने करूँगा। ज़रा देखें, ये मेरे लिए बच्चों VOC के लिए सर्किट था ऐसा कुछ। अब मैंने क्या किया, VOC के जो पोल्स थे ओपन, उनको ऐसे क्लोज करके एक VOC को वोल्टेज सोर्स का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। और इस तरह से कुछ वो सर्किट बना हुआ है हमारे पास, आपके सामने ही था। यहाँ पे लगा 1 किलो ओम का रजिस्टर, इसके ऊपर लगा हुआ है 2 किलो ओम का रजिस्टर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो है I3 इस डायरेक्शन में ऐसे। तो अब हम यहाँ पे KVL की मदद से इसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखो बच्चों, पहले हमारी ये जो करंट है यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। असल में मसला ये है क्योंकि यहाँ पे 1 किलो ओम में से सिर्फ एक करंट नहीं बच्चों पास कर रही होगी, दो करंट पास कर रही है। ऐसे ही 2 किलो ओम का भी यही चक्कर है, क्योंकि ये रजिस्टर दो लूप्स के सेंटर में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। करंट इस रजिस्टर I3 में से गुजरती है, इस रजिस्टर 1 किलो ओम के रजिस्टर में से I3 गुजरती है और I1 भी गुजरती है, तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। हम KVL लगा रहे हैं, यानी कि हमने वोल्टेज लिखने हैं हर एक चीज़ के। तो लिहाजा ओहम्स लॉ की मदद से हम इसके वोल्टेज लिखेंगे। लेकिन देखें डायरेक्शन क्या है, करंट कौन सी पॉजिटिव आएगी कौन सी नेगेटिव। I3 जा रही है ऊपर को, I1 जा रही है नीचे को। हम लगा रहे हैं KVL लूप 3 पे, डेट्स वाई लूप 3 की करंट हम पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव थी, डेट्स वाई एक करंट को माइनस में लिखना पड़ा। इसी तरह से 2 किलो ओम की जब बारी आएगी 1, यानी उसी लूप में, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी शक्ल नहीं था बना सकता ना उस तरह, डेट्स वाई मैंने बस वो छोटी सी शेप आपको कंसेप्ट देने के लिए बनाई हुई है। तो देखो I3 गुजरेगी 2 किलो ओम में से, लेकिन यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है 2 किलो ओम रजिस्टर में से दो करंट्स गुजरती हैं, I3 भी और I2 भी। I3 जाती है राइट साइड को, I2 देखें ऐसे घूम को आती है तो और लेफ्ट साइड को चली जाती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे भी अपोजिट है। तो यहाँ पे भी कौन सी बच्चों करंट पॉजिटिव ली जाएगी, जिसके ऊपर KVL लग रहा है वो है I3, तो I3 माइनस I2। और उसके बाद देखो बच्चों करंट इसके यहाँ पे अब आओ, देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी VOC के, तो ये आ जाएगा प्लस VOC विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने दूसरे चैप्टर में आपको सही तसल्ली से समझाए हुए हैं ये चीज़ें। तो ये बच्चों क्या हुआ जी, हमारा पूरा KVL लग गया। यहाँ पे इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखें VOC किसके इक्वल आ जाएगा। VOC देखो बच्चों इधर ही रह गया, ये दोनों टर्म्स में उठा के दूसरी जानिब ले गया, तो दूसरी जानिब जाके ये हो गया -1K इंटू I3 माइनस I1। I3 की क्या वैल्यू है, I3 की वैल्यू थी -6 मिली, तो ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, -6 मिली। और माइनस I1 की वैल्यू कितनी थी, 2 मिली। इसी तरह से ये जो +2K था ये हो गया -2K दूसरी जानिब जाके, ठीक है। यानी इधर प्लस में था, दूसरी जानिब जब मैं 0 की जानिब ले गया तो ये -2K हो गया इंटू I3 माइनस I2 है। तो I3 की वैल्यू कितनी है, -6 मिली, और I2 की वैल्यू कितनी है, सेंटर में माइनस I2 की वैल्यू है 4 मिली। तो ये मैंने ये भी पुट कर दी। अब देखें क्या आता है VOC इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है -8 मिली। -8 को जब मैं ज़रब दूंगा -1 से तो +8 आ जाएगा और किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 6 और 4 ये 10 हो जाएगा, -10 मिली। -10 मिली को अगर हम -2 से ज़रब दे तो -20 आ जाएगा, यानी मिली और मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे, +20 सॉरी आ जाएगा, क्योंकि -10 है, -2 से ज़रब खाने के बाद +20 हो जाएगा। ये आगे 28 वोल्ट। अब देखिए वोल्टेज तो हमने निकाल लिया ओपन सर्किट के, उसके बाद हमें मतलब कि क्या कहा था थेवेनिन्स ने कहा था, उसके बाद आपने क्या करना है, सारे वोल्टेज करंट सोर्सेज जितने भी सोर्सेज लगे हैं आपके सर्किट में उन सबको शट डाउन करके आपने निकालनी है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में कितनी थी, जहां पे आपने कट लगा के जितना सर्किट सॉल्व किया उस रेजिस्टेंस उस सर्किट की आपने टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी है। तो देखो बच्चों जब एक करंट सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है, और जब एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर वर्क करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो ये जो करंट सोर्सेज हैं ये जब मतलब कि शट डाउन होंगे तो ये ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखिएगा ज़रा, ये ऊपर वाला 4 मिली का इस तरह से ऐसे ओपन आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये 6 मिली वाला भी ओपन आ गया, ओके। और ये सेंटर में से जो वायर जा रही है, अब देखें इस वायर के साथ था 2 किलो ओम का हमारा रजिस्टर ऐसे,
और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आ गया। और जहाँ पे आपने बच्चों उसने कहा हुआ है जहाँ पे हम VOC मतलब हमने मेंशन की होती है ना पहले कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पे आपने ओपन टर्मिनल्स छोड़ के आर थेवेनिन्स मेंशन कर देने हैं, यानी वहाँ पे ही आपने आर थेवेनिन्स भी निकालनी है। ये देखें ऐसे आ गया कुछ, और बाकी का सर्किट आपका कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। देखें ये कनेक्ट, और ये जब हमने शट डाउन किया ये वाला करंट सोर्स तो ये भी एज आ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करना स्टार्ट हो गया। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे आर थेवेनिन्स को भी निकालना, क्योंकि देखो ये सारे ओपन टर्मिनल्स हैं तो इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी वायर्स एज आ मतलब के ना होने के बराबर ही हैं। तो यहाँ पे वो छोटा सा सर्किट ड्रा करने लगो जो पीछे रह चुका होगा आपको समझाने के लिए, आप ना भी ड्रा करें तो आपको वैसे ही कंसेप्ट मिल जाता होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पे हमने आर थेवेनिन्स निकालनी है, बस इतना सर्किट रह गया हुआ है क्योंकि बाकी सारे टर्मिनल्स ओपन है, ना उनमें कोई रेजिस्टेंस का लेन देन है, तो वो ना भी ड्रा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझाने के लिए ना मुझे ड्रा करना पड़ता होता है। तो ये देखो ऐसे आ गया सर्किट, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होता है, जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है। देखो ये इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, बाकी दोनों का ओपन पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई ये दोनों सीरीज में है। तो आर थेवेनिन्स बराबर होगी सीरीज के, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के, यानी कि इन दोनों के सम के 2 + 1 = 3 किलो ओम। ये आपको मिल गई VOC। अब बच्चों आपने क्या करना, VOC भी मिल गई, आर थेवेनिन्स भी मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स ने कहा था फिर जब आप ये दोनों चीज़ें मालूम कर लें तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने VOC वोल्टेज सोर्स लेना है और उसके वोल्टेज मेंशन करने के बाद जो आपने आर थेवेनिन्स निकाली है, आर थेवेनिन्स उसको उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा देना। ये देखें मैंने आर थेवेनिन्स इसके साथ सीरीज में लगा दी। कैसे सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है वोल्टेज सोर्स और इसके दरमियान, तो ये लग गया इसके साथ सीरीज में। और इसके बाद क्या कहा था उसने, इसके बाद थेवेनिन्स ने कहा था जहां जहां आपने कट लगाया हुआ था, जौन सी वायर आपने रिमूव की थी सर्किट में, वो ला के वहीं पे लगा देनी है। देखें मैंने कौन सी वायर का कट लगाया था, ये 1 किलो ओम वाली वायर का, तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप जोड़ दूंगा आगे। देखो ये यहाँ पे पहला कट लगा था तो यहाँ से अटैच हो गई वो वायर, ठीक है। और दूसरा कट नीचे की तरफ से लगाया था तो ये नीचे से मैंने वायर अटैच की और ये लग गया वो रजिस्टर। और इसके क्रॉस मैंने करंट फाइंड आउट करनी थी जिसका नाम था I0। अब बच्चों आपके सामने कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। I0 मतलब कि इस लूप में करंट फ्लो कर रही है, अपनी डायरेक्शन भी देखें ना, अगर हम इसको एक लूप ले लें तो यहाँ पे I0 हमारी करंट है। देखें I0 डायरेक्शन दोनों की सेम है। यहाँ पे अगर मैं I4 करंट ले लेता तो I4 भी I0 की इक्वल ही होती क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी थी। तो यहाँ पे आप KVL की मदद से बच्चों क्या कर सकते हो, I0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर KVL अप्लाई करते हैं, लिखना नहीं है आपने अप्लाई KVL, आपने बस अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में से गुजरेगी तो ये आ जाएगा -28 वोल्ट, क्योंकि माइनस के पोल में करंट एंटर हुई। मजीद आगे जाते हैं, रजिस्टर आता है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लिखने का बच्चों क्या तरीका होता है, उसकी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 3 के मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट है I0, ये ओहम्स लॉ लगा, ठीक है। उसके बाद 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसके भी ऐसे ही आप लिख लोगे वोल्टेज यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, फेरा मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आए जहां से चलना स्टार्ट किया। ये आ गया बच्चों 4 के I0, ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे -28 था, दूसरी जानिब जाके +28 हो गया। I0 की वैल्यू देखो बच्चों अभी आपको मिलने लगी है 28/4 के, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई नीचे आगे डिवाइड, तो 4 7 बार 28 होता है और ये किलो ऊपर जाके मिली बन गया, तो 7 मिली एम्पेयर आपका जवाब है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी।